हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज सिंपल मशीन्स। वो मशीन जो हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में यूज करते हैं, कौन सी है वो मशीन्स, उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे फोर्स अप्लाई करने से एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में ला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, दैट इज वर्क। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपने काम किया, तो आप बोलोगी हाँ लिखा था, फिर काफ़ी देर बुक पकड़ के बैठा भी था, पढ़ भी रहा था, फिर मम्मी ने बोला था कि मम्मी के साथ शॉपिंग गया था और काफ़ी देर एक बैग पकड़ के खड़ा भी रहा था, राइट। सो व्हाट इज वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की बात करें ना, तो फिजिक्स ये बोलता है कि वर्क आपने तब किया है जब आपने किसी चीज पे फोर्स अप्लाई की और उस फोर्स के अप्लाई करने से एक डिस्टेंस मूव हुआ वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड by the body in the direction of force, ठीक है। तो मतलब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स, अभी तो ये यहां पर है, अब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की और ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ। सो दिस मीन्स कि मैंने फोर्स अप्लाई की और सेम ही डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ, सो द वर्क इज डन, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, W इज इक्वल टू F इज फॉर फोर्स एंड S इज फॉर डिस्टेंस। तो अगर मान लो आपने फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन की और किसी भी ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्टेंस मूव किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। सो दिस इज 10 न्यूटन एंड 1 मीटर। तो चलो अभी इसके यूनिट्स को रहने देते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन, 10, ठीक है। तो 10 वर्क इज डन, राइट। अब मान लो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये दो लोग मिलकर इस बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं। अब ये धक्का लगा रहे हैं, फोर्स तो लग रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नहीं मूव कर पा रहा क्योंकि बहुत हैवी है। सो इन दैट केस दे हैव अप्लाइड सम फोर्स बट द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड इज 0, ठीक है। तो वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। तो फोर्स हमने 10 ले ली और डिस्टेंस हमने लिया 0 क्योंकि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं ऑब्जेक्ट। सो इन दैट केस द वर्क डन इज नॉट 10 बट इट इज 0, ठीक है। तो फिजिक्स की टर्म्स में आप समझ गए व्हाट इज वर्क डन। नाउ वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट। तो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सो इन दैट केस द वर्क इज डन इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन और इफ इट is not in motion in the direction of force applied, so in that case no work is said to be done. Is that clear? सिंपल था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज एनर्जी। नाउ एनर्जी, तो कभी भी अगर मैं आपको बोलूँ या मम्मी आपको बोलती हैं कि बेटा पढ़ लो, तो आप बोलोगे कि मम्मी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल बहुत थक गए हैं, ठीक है। तो वी टॉक अबाउट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी आर डूइंग सम वर्क, राइट। सो दैट इज व्हाट एनर्जी इज। अगर ये दो लोग हैं, अगर इनको इस बॉक्स को पुश करना है, सो दे नीड एनर्जी, राइट। उनको एक कैपेसिटी चाहिए कि भाई वो काम कर पाए, राइट। सो दैट इज व्हाट एनर्जी इज। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। काम करने की कैपेसिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी, ठीक है। अब हम वर्क
ओके तो अब अगर हम वर्क और एनर्जी की बात करते हैं, सो बोथ द वर्क एंड एनर्जी दे आर रिलेटेड टर्म्स एंड द यूनिट्स ऑफ बोथ ऑफ देम, द यूनिट इज जूल, right? So in symbol we will write J. So remember the unit of work and energy, it is joule. Is that correct? So now let us move on to our next concept and that is the name of our chapter, that is machines. So machine कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे काम को इजी बनाए, जैसे कि आपको इस बॉटल का कैप ओपन करना है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल का जो कैप है वो ओपन करना है, तो क्या करोगे, अगर हाथ से जोर लगाओगे तो क्या खुलेगा, शायद खुल भी जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? वैसे ही अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपके पास बहुत सारे सूटकेसेस हैं, तो क्या होगा, क्या आप सारे सूटकेस उठा के चल पाओगे? नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत जोर लगेगा, राइट? वैसे ही अगर कोई भी बड़ी चीज लिफ्ट करनी है, कई बार होता है कि जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं ना, कई बार पत्थर आ जाते हैं रोड पे, सो इफ देयर आर पीपल हु आर आस्क्ड टू पुश इट, राइट, सो दैट पुशिंग विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन अगर वहीं पर हम क्या करेंगे, हम एक मशीन को बुलाएंगे और एक क्रेन को बुलाएंगे और क्रेन की हेल्प से अगर उसको उठाएंगे, सो दैट विल मेक आवर वर्क इजी, राइट? वैसे ही एक नट है तो वो काफी ज्यादा टाइट है, तो अगर आप उसको हाथ से खोलने की कोशिश करोगे ना तो इट इज डिफिकल्ट अगेन, लेकिन वहीं एक स्पैनर लेकर आओगे, स्पैनर को मूव करोगे, स्पैनर में डाल के उसको रोटेट करने की कोशिश करोगे, सो दैट विल बिकम ईजियर, राइट? ऐसे ही हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम किसी चीज की हेल्प लेते हैं और उससे हम अपने काम को आसान बनाते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई भी चीज फट गई है, ठीक है, कोई कपड़ा फट गया है, अगर उसको सिलना है, ठीक है, उसको स्टिच करना है वापस से, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्विंग मशीन का यूज करेंगे, सो दैट विल मेक आवर वर्क इजियर। तो यहाँ पर हर जगह हम क्या कर रहे हैं, बॉटल को ओपन करने में, सामान को उठाने में, एक बड़े सी चीज को मूव करने में, एक नट को ओपन करने में, हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं और वो चीज हमारे काम को आसान बना रही है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट मशीन इज। सो अ मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू डू वर्क मोर इजीली बाय अप्लाइंग लेस फोर्स एंड स्पेंडिंग लेस एनर्जी। मतलब फोर्स हम लगाएंगे, एनर्जी हम स्पेंड करेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी। तो मशीन हमारे काम को आसान बनाएगा, हमारा जो फोर्स है उसको कम करेगा, हमारा जो एनर्जी स्पेंड हम करने वाले हैं उसको भी कम करेगा। सो दैट इज व्हाट मशीन इज, ठीक है? ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। अपने घर में देखना, घी का डब्बा होता है, अगर टिन वाला जो डब्बा है, तो हम उसको अच्छे से बंद कर दें तो उसको खोलना बहुत मुश्किल है, अपने नेल से ट्राई करना तो नेल टूट जाएगा, लेकिन कई बार वो बॉक्स नहीं खुलेगा। वहीं पर अगर स्पून की हेल्प लो एंड यू जस्ट उस स्पून को साइड में लगाओ उस ढक्कन के, एंड एकदम से वो खुल जाता है। सो हियर दिस स्पून इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ मशीन। तो मशीन कोई भी एक ऐसी चीज है जो हमारे काम को आसान बना रही है, जो हमारी फोर्स को कम कर रही है और हमारी एनर्जी को कम कर रही है। मतलब जितनी एनर्जी हम किसी काम में लगाने वाले हैं उस एनर्जी को कम कर रही है। इज दैट करेक्ट? सो दैट इज व्हाट मशीन इज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन। तो एक मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो मशीन जो है ना, अब मान लो ये एक बॉटल ओपनर है और ये इसकी लिड को हमने ओपन करना था, तो हमने क्या किया, हमने जो मशीन है ना, यहाँ पर ये जो बॉटल ओपनर है, ठीक है, सो दिस इज अ बॉटल ओपनर एंड ओवर हियर दिस इज एक्टिंग एज अ मशीन, क्योंकि ये वही चीज है जो हमारे काम को आसान बना रही है, जो हमें लिड को ओपन करने में हेल्प कर रही है। तो हमने क्या किया कि ये जो ओपनर है ना, जो लिड ओपनर है, बॉटल ओपनर है, सो बेसिकली हमने इस पे फोर्स अप्लाई की। तो कोई भी मशीन खुद से काम नहीं करेगी, हमें हर मशीन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारी मशीन जो है वो काम करेगी। सो इन दैट केस यहाँ पर हमने जो हाथ से फोर्स लगाई है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोर्स लगाई और इस फोर्स की हेल्प से ये जो लिड है ये बाहर निकल कर आ गई। सो दिस फोर्स इज बेसिकली
called as effort, and when this force does some work to open the lid, so that is called as load. ठीक है, तो जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, जहां पर हम मशीन के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ना सब कुछ डिपेंड करता है एफर्ट और लोड पे। तो पहली चीज है कि आपको मशीन के ऊपर एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको मशीन के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो कुछ काम करे। तो फोर्स इज द एफर्ट एंड व्हाट इज द वर्क डन, दैट इज द लोड। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मान लो जब आप एक ढक्कन खोल रहे हो, जैसे हम घी की, अच्छा दैट इज द सेम, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एक कूली की जो सामान को पुश कर रहा है ट्रॉली में। तो उसने क्या किया, ट्रॉली पे सामान रखा। अब ट्रॉली खुद ब खुद तो चलेगी नहीं, उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना, मतलब उस मशीन के ऊपर कुछ तो फोर्स लगानी पड़ेगी, चाहे वो मैनुअली लगाए चाहे वो किसी और तरीके से लगाए। तो जब वो फोर्स लगाएगा, सो दैट इज द एफर्ट। एंड नाउ व्हेन दैट मशीन विल स्टार्ट मूविंग, व्हेन दैट मशीन विल डू सम वर्क, वो एक जगह से दूसरी जगह को हिलेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लोड। Is that correct? So I hope this is clear. Now talking about the efficiency of a machine, कि कोई भी मशीन है ना वो कितनी efficient है, तो वो डिपेंड करता है the ratio of the useful work done। मतलब जो efficiency है E, that depends on the useful work done by the machine, कि मशीन ने कितना यूजफुल काम किया है। ठीक है, कि मतलब अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना था, तो वो एक्चुअल में कितना एक जगह से वो दूसरी जगह पर मूव कर पाया है, डिवाइडेड बाय द वर्क पुट इनटू मशीन। तो हमने उस मशीन पे कितना काम किया है ताकि वो काम कर पाए। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द वर्क ऑन लोड, कि लोड पे कितना आउटपुट आया है उस काम का, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर कितना मूव किया है, डिवाइडेड बाय हमने कितना इनपुट दिया था, मतलब हमने कितना एफर्ट लगाया था। सो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। ठीक है, अब ये जो एफिशिएंसी होती है ना मशीन की, मतलब आपने एफर्ट लगाया, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक वर्क किया, ठीक है, किसके लिए, एफर्ट लगाने के लिए। ठीक है, और सेम ही वर्क जो है वो लोड में कन्वर्ट हो गया, मतलब जितना जोर लगाया बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, सारा का सारा आपका वो जो एफर्ट था वो लोड में कन्वर्ट हो गया, मतलब जितना जोर लगाया उतनी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर गया। सो दैट इज सेड टू बी एन आइडियल मशीन और अ परफेक्ट मशीन। बट इन actual cases these perfect machines or ideal machines they do not exist। हर एक जब भी आप किसी मशीन से काम लेते हो तो उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, it is always less than 100%। okay, so in that case the concept of ideal machines exist, but there are no ideal machines that exist okay। So let us talk about the ideal or the perfect machine। तो मतलब एक ऐसी मशीन जिसपे जितना एफर्ट लगाया उसने उतना ही हमें रिजल्ट दिया, उतना ही लोड जनरेट हुआ। तो मतलब कि आपने जितना काम किया वो सारा का सारा जो एफर्ट है आपका, जो आपकी फोर्स है, वो एकदम से आपके रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई और बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुई। सो दैट इज कॉल्ड एज एन आइडियल और अ परफेक्ट मशीन। मतलब जितना आपने एफर्ट लगाया वो सारा का सारा एफर्ट लोड में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज ऐसी कोई मशीन जिसकी ये एफिशिएंसी हो, दैट इज सेड टू बी एन आइडियल मशीन और अ परफेक्ट मशीन। बट इन एक्चुअल केसेस दीज मशीन्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो एक ऐसी मशीन इन विच नो पार्ट ऑफ वर्क डन ऑन द मशीन इज वेस्टेड, सारा का सारा जो है वो एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो इन एक्चुअल केस ऐसा होता ही नहीं है, आइडियल मशीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट।
ओके तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअल मशीन्स का कि एक्चुअल मशीन्स होती कैसी हैं। तो हर एक मशीन जो है ना, जब भी हम उस पर कोई एफर्ट लगाते हैं वो लोड में कन्वर्ट होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट जो है, जो हमारा वर्क डन है वो वेस्ट होता ही है। जैसे अगर एक भारी सा ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको मूव करने की कोशिश करोगे तो इनिशियली ना जो आपने फोर्स लगाई है वो वेस्ट ही होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मान लो 2 लोग 3 लोग 4 लोग और आ गए और अब आपने मिलके एफर्ट लगाना शुरू किया, पुश करना शुरू किया, तो अब वो ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका जो एफर्ट था वो तो वेस्ट ही हुआ, राइट। तो एक्चुअल मशीन्स की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं होती है। तो हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स जो है वो यहां पर अप्लाई हो रही है, कौन सी है, वो है एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर जब मैं इसको पुश करना शुरू करूंगी इस डायरेक्शन में, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी। तो सबसे पहले मुझे उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि मैं इस बॉक्स को मोशन में लाऊं, राइट। सो दैट इज वेयर द एनर्जी इज वेस्टेड। तो वो पार्ट ऑफ एनर्जी जो हमारे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, ऑल्दो फ्रिक्शन को तो ओवरकम करना ही है, ठीक है। सो दैट इज अगेन लाइक अ गुड पार्ट, जहां पर हमने फ्रिक्शन को ओवरकम करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया। बट वो जो एनर्जी लगी है ना उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या जो वर्क हमने किया है, दैट इज फ्रॉम आवर साइड दैट वर्क इज वेस्टेड, ठीक है, क्योंकि वो हमारे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। मुझे ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव करना था, लेकिन मेरी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसी चीज में वेस्ट हो गई कि मेरा ये जो फ्रिक्शन है ये हट जाए, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहां से सिर्फ यहां तक मूव कर पाई, तो मेरा जो वर्क डन है दैट इज वेस्टेड, माई वर्क इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन। So in actual cases, in actual machines, there is a friction, और उस friction को over करने के लिए we have to spend some energy। तो हमारी सारी की सारी जो energy है या सारा का सारा जो work है वो कभी भी useful work में convert नहीं होता है। हमारा पूरा का पूरा effort जो है वो useful work में convert नहीं होता है, and that is how the actual machines work। तो कोई भी एक्चुअल मशीन जो होती है दैट इज नॉट 100% एफिशिएंट, उनकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 100%, मतलब 100% से कम ही उनकी एफिशिएंसी रहती है। इज दैट क्लियर। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 80% ही एफिशिएंसी आई है। इसका मतलब कि जितना हमने एफर्ट लगाया है उसका सिर्फ 80% हमारे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुआ है, और जो रिमेनिंग 20% था वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया, ठीक है। वो एफर्ट हमारा वेस्ट हो गया, right? So I hope this concept of actual machines and efficiency is clear. Now talking about the functions of a simple machine, so we know that the efficiency of a machine is equal to the load over the effort, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो हमारा लोड होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एफर्ट, लेकिन कुछ केसेस में लोड और एफर्ट बराबर होते हैं, कुछ केसेस में लोड कम और एफर्ट ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो आपने यूजफुल काम किया है वो कम है और आपने एफर्ट ज्यादा लगाया था। तो यहीं से ना हमारे ऐसे फंक्शंस निकल कर आते हैं कि जो मशीन है, एक सिंपल मशीन है, वो क्या काम करती है। सबसे पहले है डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो अगर आपको इस ट्रॉली को, अगर हर एक बैग को उठा के खुद से लेकर जाना हो, सो कैन यू इमेजिन कि आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ पर इस मशीन के यूज करने से आपका जो एफर्ट है वो कम हो गया है और आप ज्यादा यूजफुल काम कर पा रहे हो। Is that correct? Okay. Then increase the distance moved by the load. तो अब आपने जब एक सीजर से हम जब भी क्लॉथ को कट करते हैं तो हमारे जो सीजर्स की आर्म्स है ना, दे मूव अ ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस मूव्ड है लोड से वो ज्यादा होता है और हमारा एफर्ट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट इज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। अब मान लो ये 2 बच्चे हैं, इनको मम्मी ने बोला है कि जाओ और जाकर
पानी की बाल्टी लेकर आओ वेल से, ठीक है, कुएं से। तो वो क्या करेंगे, वो बाल्टी को अंदर डालेंगे, मान लो एक रस्सी से डाला, ठीक है, और अब उसको उठाने लग गए, डिफिकल्ट है। वहीं पर अगर एक पुली सिस्टम होगा तो क्या करेंगे, मतलब अगर आपको हाथ से उठा के लेके आनी है तो आप ऊपर की तरफ को जोर लगाओगे, राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पुली से उस बकेट को अटैच करके रखा है थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ रोप। तो अब क्या होगा कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और कन्वीनियंटली हमारा जो एफर्ट है वो, मतलब हमारी जो बकेट है वो ऊपर आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज किया एज पर आर कन्वीनियंस, ठीक है। सो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ऊपर की तरफ जोर लगाने से हमने नीचे की तरफ को जोर लगाया और इससे हमारा काम जो है वो और भी आसान हो गया, ठीक है। अगेन अ मशीन देन चेंजेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। तो साइकिल आप सबने चलाई होगी, ठीक है, नहीं चलाते हो तो देखी तो जरूर होगी। तो आपने देखा होगा कि पेडल जो है ना वो हमेशा पीछे वाले व्हील से कनेक्टेड होते हैं, रियर व्हील से कनेक्टेड होते हैं। तो इससे हम जो पूरा का पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ना वो लोड में कन्वर्ट हो रहा है और वो पीछे वाले व्हील को रोटेट कर रहा है। सो दिस इज हाउ हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करें। हम डायरेक्टली इस व्हील पे हमने पेडल्स नहीं किए हैं, हमने इससे एक डिस्टेंस पे लगाए हैं और उस डिस्टेंस पे लगाने से हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हुआ और हमारा जो कन्वीनियंस है, जो उस हमने एफर्ट पेडल पर लगाया और हमारा लोड जो है वो यहां पर आया, तो हमारा वर्क डन क्या हुआ, ये व्हील मूव होना शुरू हुआ। इज दैट करेक्ट? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ सिंपल मशीन। इज दैट करेक्ट? सो आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ आए होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी सिंपल मशीन्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहीं से निकल कर आती है हमारी मशीन की डेफिनेशन। सो डिफाइन अ मशीन। सो मशीन इज अ डिवाइस दैट अनेबल्स अस टू एक्सर्ट फोर्स that is load greater than the effort applied on it। तो मतलब हम एफर्ट कम लगाएंगे लेकिन हमारा वर्क डन ज्यादा होगा, ठीक है। तो एफर्ट कम है लेकिन लोड ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, टू अप्लाई अ फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। तो अब हमें एक साइकिल को चलाना है तो हम सीधा व्हील पे जोर नहीं लगाएंगे, हम जोर कहाँ पर लगाएंगे, हम लगाएंगे एक डिस्टेंस पे, एक कन्वीनियंट पॉइंट पे जो हमें कन्वीनियंट है। तो वो भी हमारा काम आसान कर रहा है, मतलब हम कम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हमारा जो वर्क डन है वो ज्यादा है, जो यूजफुल वर्क है वो ज्यादा है, लोड ज्यादा है, ठीक है। टू अप्लाई फोर्स इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इस बकेट को पहले हाथ से लेकर आ रहे थे, मान लो स्टेयर्स भी लगी थी, तो अब हाथ से लेकर आ रहे थे बकेट को, स्टेयर से उठाते हुए ऊपर की तरफ जोर लगा रहे थे। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डायरेक्शन ही चेंज कर दी, हमने अब पुली सिस्टम का यूज किया और अब हम नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और लोड ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। Is that correct? Okay. Then to move the load longer than the effort. तो हमें लोड को ज्यादा मूव करना है as compared to the effort. मतलब हमने एफर्ट कम लगाना है और हमारे लोड को ज्यादा मूव करना है, right? So these are the four things like which you have to mention in the definition of a machine. So basically a machine is a device which enables us to exert a force to exert a load greater than the effort applied on it, to apply a force at a convenient point, to apply a force in a desired direction and to move a load longer than the effort. Effort कम, लोड ज़्यादा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आपको मशीन की डेफिनेशन समझ आई होगी। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में ना आप बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हो जो आपको पता भी नहीं होता है मशीन। जैसे आप व्हील और एक्सेल का यूज कर रहे हो, आप किसी पुली का यूज कर रहे हो, आप सिंपल मशीन्स का यूज कर रहे हो, आप एक ओपनर का यूज कर रहे हो। सो ऑल ऑफ देम दे वर्क एज अ मशीन। व्हाई? क्योंकि मशीन एक ऐसी चीज है जो हमारे एफर्ट को कम कर रही है और हमारा वर्क डन ज्यादा है, ठीक है, हमारा यूजफुल वर्क ज्यादा है, राइट। तो हमने बहुत सारा काम करना है लेकिन अब उस काम को कम करने के लिए हमने एक मशीन का यूज कर लिया, ठीक है। जैसे अब मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर जाना है तो मैं वॉक करूंगी ना तो मेरा एफर्ट ज्यादा लगेगा,
ठीक है, और लोड कम होगा, यूजफुल वर्क डन कम होगा, राइट। अब मैं वहीं पर अगर कार उठाऊं और कार में बैठ के चली जाऊं तो कार चलाने में थोड़ा तो एफर्ट होगा, लेकिन जो मेरा लोड है, जो मेरा यूजफुल वर्क डन है, दैट इज मोर। मैं बहुत सारी चीजें उठा के एक साथ ले आऊंगी गाड़ी में भरकर, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर, दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स इज क्लियर, ठीक है। तो 3 इडियट्स मूवी का एक सीन है जहां पर एक टीचर बच्चे से पूछता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कि व्हाट इज अ मशीन। तो वो बहुत ही सिंपल आंसर देता है कि हर एक चीज जो हमारे काम को आसान बनाती है वो एक मशीन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम ही चीज यहां पर भी है, ओके। तो जिसने 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी है वो उनके लिए एक एग्जाम्पल था कि कैसे है, और जिन्होंने देखी है उनको कभी नहीं भूलेगा कि एक मशीन क्या होती है, ओके। तो चलो आगे बढ़ें। नाउ द मैकेनिकल एडवांटेज। तो जब भी हम किसी मशीन पे या जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मशीन के, तो वो हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। सो दैट इज बेसिकली द मैकेनिकल एडवांटेज। सो अ फैक्टर बाय विच मशीन multiplies the force applied or the effort is called a mechanical advantage of that machine. So mechanical advantage in simple terms is load divided by the effort. तो आपने कितना effort लगाया और कितना load लगा। अब ये जो mechanical advantage है, so it can be more than one, ठीक है, it can be more than one, it can be equal to one, right, और it can be less than one, ठीक है। so less than one, so these are the different things, correct। तो अब अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा कब होगा। देखो इस डेफिनेशन को अगर आपको नहीं समझ आ रही है अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड ओवर एफर्ट, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं एग्जैक्टली वही है। तो कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा कब होगा, सोचो, जब हमारा लोड ज्यादा होगा और हम एफर्ट कम लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, तो यहां पर लोड क्या है, लोड हमारा ज्यादा है, ठीक है। कब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, जब हमारा लोड जो है वो एफर्ट के इक्वल होगा, करेक्ट। और जब हमारा लोड लेस होगा और हमारा एफर्ट ज्यादा होगा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। तो वो केसेस जहां पर हम एफर्ट कम लगा रहे हैं और हमारा लोड ज्यादा है, दैट इज दिस केस। सो this is the place where the machine is said to be force multiplier, ठीक है। तो जहां पर हमारा फोर्स जो है या जो हमारा एफर्ट है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है और हम बहुत सारा काम कर रहे हैं थोड़ा सा एफर्ट लगाने पर, सो दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवर्स। ये लिवर्स क्या होते हैं? लिवर वो बायो वाला नहीं, LIVER वाला नहीं, LEVER। तो आप सबसे पहले ये एक वीडियो देखो। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक रॉड है और रॉड जो है वो एक जगह पर अटैच्ड है, ठीक है। तो अब यहां पर एक पॉइंट पे ये रॉड अटैच्ड है और अब यहां पर एफर्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली लिवर्स आर अ स्मॉल रॉड विच आर अटैच्ड एट अ पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? फलक्रम बुलाते हैं। तो अभी मैंने फलक्रम लिखा है, इसके बाद मैं सिर्फ F ही लिखूंगी। सो लिवर्स आर समवॉट ऑफ दिस काइंड, ठीक है। एक रॉड और बीच में एक जगह जहां पर वो अटैच्ड है और अब वहां पर वो कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे लिवर्स लुक लाइक, ठीक है। तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे वो खड़े होते हैं, ओके। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ना, तो हमने लिवर देखा कि एक रॉड है जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे अटैच्ड है, ठीक है। तो दैट फिक्स्ड पॉइंट इज द F, दैट इज फलक्रम, करेक्ट। और अब ये जो रॉड है, वी हैव नेम्ड इट AB रॉड है, इट इज अटैच्ड एट पॉइंट F, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट पर। अब अगर मान लो हम एक एफर्ट अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं एट पॉइंट A, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एफर्ट, एंड द रिजल्टेंट
effect will be shown at point B, that is called as load, that is L. ठीक है, तो ये जो आर्म है जहां पर लोड आ रहा है, सो FB, सो दिस इज कॉल्ड एज लोड आर्म, और जहां पर जिस साइड पर हम एफर्ट डाल रहे हैं, फलक्रम के जिस साइड पर हम एफर्ट डाल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म, दैट इज FA इज द एफर्ट आर्म एंड FB इज द लोड आर्म. ठीक है, तो यहां पर ना अब ये जो एफर्ट है और जो लोड है, तो हम यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं, जब ये यहां पर एक बैलेंस्ड स्टेट में है, तो आप यहां पर देख रहे हो ये जो लिवर है ये एक बैलेंस्ड स्टेट में है. सो इन दिस केस लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म is equal to effort multiplied by effort arm. करेक्ट? ठीक है, तो लोड क्या है? लोड इज L एंड लोड आर्म इज FB, whereas effort is E and the effort arm is FA. ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लिवर. तो यहीं से निकल कर आता है सेम हमारा मैकेनिकल एडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट. सो मैकेनिकल एडवांटेज हमने पढ़ा था लोड ओवर एफर्ट. ठीक है, लेकिन जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है ऑफ लिवर is equal to the effort arm, that is FA, over the load arm, that is FB. ठीक है, so this is what you have to remember. So what is the mechanical advantage of a lever? It is equal to the ratio of effort arm over the load arm. ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है. अब देखो ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है, अगर मान लो हमारा जो लोड आर्म है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एफर्ट आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मान लो लोड आर्म एफर्ट आर्म है 1 और लोड आर्म है 2, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.5 आएगा. करेक्ट? तो इसका मतलब कि अगर हमारा लोड आर्म ज्यादा है और एफर्ट आर्म कम है, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से कम हो जाएगा. ठीक है, राइट? दूसरा केस है, अगर लोड आर्म जो है इट इज इक्वल टू द एफर्ट आर्म, मान लो लोड आर्म भी 1 एंड एफर्ट आर्म भी 1. ठीक है, दीज आर द सिंपल नंबर्स दैट वी आर टेकिंग, राइट? सो इट विल बी इक्वल टू 1. तो अगर जो लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों ही 1 है, तो यहां पर what will be the mechanical advantage? That will be 1. अब नेक्स्ट केस है, if load arm is smaller than the effort arm. मान लो अब load arm 2 हो गई है और effort arm 1 हो गई है, तो in that case what will be the answer? 2. तो इसका मतलब है जो आंसर है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है, दैट इज ग्रेटर देन 1, राइट? सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर. ओके, सो नाउ बिफोर वी गो further in our discussion, let us take up this question. A machine required an effort of 10 kgf and load 50 kgf. Find the mechanical advantage. तो mechanical advantage क्या है? क्या होगी? So it will be load divided by effort, right? तो लोड क्या है हमारा? लोड कितना है? लोड इज 50 kgf and what will be the effort? So effort is 10 kgf. तो देखो दोनों के यूनिट सेम है, तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए. इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं. सो आंसर कम्स आउट टू बी 5. ठीक है, यहां पर हमें एफर्ट और लोड दिया गया है, यहां पर हमें एफर्ट आर्म और लोड आर्म नहीं दिया गया है. ठीक है, सो द मैकेनिकल एडवांटेज, द सिंपल फॉर्मूला इज लोड अपॉन एफर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज 5. तो हमारे पास गिवन क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज 5. हमें निकालना है हाउ मच लोड इट कैन exert फॉर द एफर्ट इक्वल टू 2 kgf. ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड ओवर एफर्ट. ठीक है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज लोड इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, सो 5 इंटू 2 kgf. ठीक है, सो इट विल बी 10 kgf. सो दिस इज आवर लोड. तो हमारा आंसर क्या आया? 10 kgf. करेक्ट? सिंपल था. Okay, now these levers have different classes or orders. So they are class 1 levers, class 2 levers and class 3 levers. तो तीनों ही केसेस को हम अलग अलग
एक्सप्लेन करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाएं। लिवर, क्लास 1 लिवर्स कौन से होते हैं, क्लास 2 लिवर कौन से होते हैं, और क्लास 3 लिवर्स कौन से होते हैं। ओके, सो क्लास 1 लिवर्स और लिवर्स ऑफ क्लास 1, ठीक है। तो जब भी हम क्लास 1 लिवर्स की बात करते हैं तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा एफर्ट है और जो हमारा लोड है, सो दिस E इज द एफर्ट एंड L इज द लोड एंड F इज द फलक्रम, ठीक है। तो एक चीज जो याद रखनी है कि जो फलक्रम है ना, वो एफर्ट और लोड के बीच में होगा। अब बीच में हो सकता है कि वो ज्यादा लोड की तरफ हो, वो ज्यादा एफर्ट की तरफ हो सकता है वो बिल्कुल बीच में हो, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है ऑन द लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म एंड द लोड आर्म। तो अगर मान लो लोड की तरफ है तो यहां पर लोड आर्म क्या है, छोटी है, एफर्ट आर्म ज्यादा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला था उसको रिकॉल करो। सो इट वाज एफर्ट आर्म ओवर द लोड आर्म, ठीक है। तो अगर हमारी एफर्ट आर्म लंबी है और लोड आर्म छोटा है, तो एफर्ट आर्म 2 है, लोड आर्म 1 है, तो क्या आंसर होगा, इट विल बी मोर देन 1। सो इन दैट केस द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 1। वहीं पर अगर मान लो, अब ये सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दूसरा जो सिचुएशन था जब एफर्ट आर्म और लोड आर्म एक दूसरे के इक्वल है, सो इन दैट केस मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, right? When the effort arm is shorter as compared to the load arm, so in that case the answer is going to be less than 1, ठीक है। तो सिंपल वैल्यूज जैसे हमने पुट की थी वैसे कर लेना इस फॉर्मूला में, एंड देन यू विल बी एबल टू रिकॉल इट अगेन, ठीक है। तो यहां पर वो क्लास 1 लिवर्स वो होते हैं लिवर इन विच द फलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, जो लोड और एफर्ट के बीच में होता है जब फलक्रम, सो दोज आर कॉल्ड एज क्लास 1 लिवर्स। तो आप बोलोगे कि ये इससे तो मैम कुछ समझ आ नहीं रहा, लेकिन समझ अब आएगा। देखो ये क्या है, ये एक हमारा सीसॉ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम, तो सीसॉ है तो इसमें ये लोड है, मान लो दिस साइड इज लोड, दिस साइड इज एफर्ट, ठीक है। दिस बॉय इज हैवी एंड दिस बॉय इज लाइट, right? So this heavy one is the load and the lighter one is the effort. He is putting some effort. ठीक है, तो यहां पर ये एफर्ट लगा रहा है अपनी टांग से ऊपर नीचे होने के लिए। लेकिन हमारा जो फलक्रम है, सीसॉ में क्या होता है, जहां पर वो रॉड अटैच होती है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, उसका फलक्रम वो बिल्कुल सेंटर पे अटैच होती है एक फिक्स्ड पॉइंट पे, राइट? सो इज दिस एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लिवर? यही पढ़ा ना हमने कि जो लोड और एफर्ट है उसके बीच में फलक्रम होगा। अब वो किसी भी तरफ को ज्यादा हो सकता है लेकिन यूजुअली बीच में होता है। सो दिस इज अ केस जहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज गोइंग टू बी 1। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोड आर्म है, सो दिस इज द लोड आर्म एंड दिस इज द एफर्ट आर्म, right? So now the load arm and effort arm are of the same length. So in this case the mechanical advantage is going to be 1. सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल, पेयर ऑफ सिजर्स। तो सिजर्स में जो फलक्रम है, ये एक पॉइंट होता है ना जहां पर दोनों ही आर्म्स ऐसे कुछ अटैच्ड होती हैं एक दूसरे से। सो दिस इज द फलक्रम, ठीक है। जो आगे वाला माउथ होता है जहां से हम कट करते हैं, दैट इज बेसिकली द लोड, क्योंकि काम तो लोड ही कर रहा है ना, काम तो यही कर रहा है, मतलब काम इफेक्ट तो यहीं पर दिख रहा है, वर्क डन तो हमें लोड पे ही दिख रहा है। और एफर्ट कहां पर डाल रहे हैं हम? एफर्ट डाल रहे हैं वो पीछे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हम एफर्ट डाल रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अब अगर आप एक सिजर्स को ध्यान से देखो तो ये जो एफर्ट आर्म होती है ना, ये छोटी होती है एज कंपेयर टू दिस लोड आर्म। ऐसा ही होता है ना, जो एफर्ट आर्म है वो जो प्लास्टिक वाला पीछे पोर्शन होता है जहां फिंगर्स फंसाते हैं वो छोटा होता है, और जो सिजर्स की आर्म्स होती हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं। इज दैट करेक्ट? सो इन दिस केस वेयर द एफर्ट आर्म इज लेस देन द लोड आर्म, सो द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ दीज रॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ प्लायर्स।
ठीक है। तो अब आपने देखा होगा नट क्रैक करने के लिए, छोटी छोटी चीजें तोड़ने के लिए कई बार हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अखरोट तोड़ने के लिए भी करते हैं कई बार, तो ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये वाला पॉइंट जहां पर वो आपको स्क्रू सा नहीं लगता, सो दैट इज बेसिकली द फल्क्रम। वी पुट आवर लोड ओवर हियर, जिसपे हमें फोर्स अप्लाई करनी है, और हम अपनी तरफ से जो फोर्स अप्लाई करते हैं या जो एफर्ट लगाते हैं वो इस यहां पर लगाते हैं, इस प्लास्टिक वाले पोर्शन पे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, सो दिस इज द लोड आर्म, सो लोड आर्म इज स्मॉलर एज कंपेयर टू आवर एफर्ट आर्म, राइट। सो इन दिस केस द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 1, ठीक है। तो बस वही जो पढ़ा वही आ गया यहाँ पर भी। गुड। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एक बीम बैलेंस। तो अगर आप बीम बैलेंस को देखो तो फल्क्रम इज इन द सेंटर, वन साइड इट इज लोड एंड वन साइड इट इज द एफर्ट, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर जहां पर फल्क्रम बीच में है, राइट। दूसरा अ क्रोबार, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रोबार है, तो ये हमारा यहाँ पर हम लोड, यहाँ हमने लोड लगाया है और एफर्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, फल्क्रम हमारा यहाँ पर बीच में लगा हुआ है। सो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लिवर्स। देन टेक अ लुक एट दिस क्लॉ हैमर। तो इस हैमर में फल्क्रम, जब हमें एक नेल निकालनी है तो हमारा फल्क्रम यहाँ पर आ रहा है, एफर्ट हम इस जगह पर लगा रहे हैं, और फाइनली लोड कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पर जहां पर हमें नेल को निकालना है। सो अगेन फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। सो इज इट एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लिवर? एग्जैक्टली, इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लिवर, ठीक है। तो आपको क्लास 1 लिवर समझ आए? किसी को कोई डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना। हाँ, और एक और चीज, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी क्लास बुक कर सकते हो स्वयं में, और स्वयं में क्लास बुक करो। कोई भी ऐसी चीज है, मेरे साथ बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, या फिर आपको मुझसे कोई ऐसे डाउट्स हैं जो क्लास में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और किसी और तरीके से आपको समझना है, सो आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन यू इन द स्वयं क्लास, ठीक है। सो यू हैव टू बाय योर क्रेडिट्स एंड यू हैव टू बुक अ क्लास, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्लास 2 लिवर्स। तो मतलब एक ऐसा लिवर जहां पर लोड जो है इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, ठीक है। तो हमारा लोड कहाँ है, हमारा लोड ये है, ठीक है, ये हमारा एफर्ट है, और हमारा फल्क्रम कहाँ पर है, साइड पर है। अरे ऐसा भी होता है? एग्जैक्टली होता है। अब इस केस में क्या होता है कि जो लोड है वो हमेशा फल्क्रम के पास होता है और एफर्ट दूर होता है। तो इस केस में एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन द लोड आर्म। तो देखो एफर्ट आर्म लंबी है, लोड आर्म छोटी है। तो व्हेन द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म, द मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? सो दिस इज हाउ द क्लास 2 लिवर वर्क्स। तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फल्क्रम एक साइड पे है, बीच में लोड रख रहे हो और एक साइड से हम एफर्ट लगा रहे हैं। आपने कभी वो जो लेमन स्क्वीजर होता है उसका यूज किया है ना? तो बस वो एक एग्जाम्पल है क्लास 2 लिवर का। आज के बाद जब भी आप कोई भी चीज अपने घर में यूज करेंगे तो जो आपके एफर्ट को कम कर रही है, तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा क्लास ऑफ लिवर में आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास। तो देखो जैसे नट क्रैकर, जैसे जिस नट क्रैकर की मैं बात करी थी, मैंने बचपन में उससे नट क्रैक किए हैं, ठीक है, छोटे छोटे। ओके, सो नट क्रैकर, यहाँ पर फल्क्रम एक एंड पर होता है, बीच में हम लोड डालते हैं और हम एफर्ट एक ऑपोजिट एंड पे लगाते हैं, फल्क्रम के ऑपोजिट एंड पे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लिवर। देन व्हील बैरो। तो व्हील बैरो में फल्क्रम यहां पर होता है, ठीक है, और लोड को हम इस ट्रॉली में रखते हैं और एफर्ट हम इस तरफ से लगाते हैं। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लिवर, ओके। देन मैंगो कटर। तो ये कटर आपने देखे होंगे, जैसे जहां पर ना वो कई बार, मतलब अगर आप सब्जी लेने जाओ या फ्रूट लेने जाओ तो वहां पर ना आपको जो मतलब जो वेंडर्स होते हैं वो आपको सब्जी काट के या फिर फ्रूट काट के ही देते हैं, ठीक है। तो उनके पास ना कुछ ऐसे कटर्स होते हैं, तो वो उनमें क्या होता है कि फल्क्रम एक साइड पर होता है, आप बीच में लोड रखते हो, मतलब वो वेजिटेबल या फ्रूट जो आपको काटना है, और एफर्ट आप दूसरे एंड से लगाते हो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लिवर्स,
ठीक है। देन नेक्स्ट इज द पेपर कटर। पेपर कटर देखा है कि पेपर को एक, जैसे फोटो कटर, इसको पेपर कटर छोड़ो, फोटो पेपर का कटिंग देखी है कभी? फोटो खिंचाने गए हो तो वो क्या करते हैं, आपकी फोटो लेंगे, उसको एक ही शीट में सारी की सारी पासपोर्ट साइज फोटोज लगा लेंगे और अब उसको पेपर कटर में रखकर अब उसको कट करते हैं, देखा है ना? तो उसमें फलक्रम जो जॉइंट पोजीशन होता है वहां पर फलक्रम होता है, लोड वो यहां पर रखते हैं और एफर्ट वो यहां से लगाते हैं नीचे की तरफ को। Is that correct? Okay. Then coming on to the next one, that is the lemon squeezer. सबने देखा हुआ है। तो ये जो lemon squeezer है इसमें क्या करते हैं, फलक्रम यहाँ पर होता है, बीच में आप क्या रख रहे हो, बीच में आप लोड रख रहे हो और फिर इस ऊपर वाली आर्म को नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, तो बेसिकली आप एफर्ट लगा रहे हो। सो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लिवर्स। द नेक्स्ट वन इज द बॉटल ओपनर। तो बॉटल को जब ओपन करते हैं तो फलक्रम कहां पर होता है, यहां पर होता है, ठीक है। लोड नीचे की तरफ को है और एफर्ट आप ऊपर की तरफ को लगाते हो। इज दैट क्लियर? सो अब आपको समझ आया कि कौन क्लास 1 लिवर्स में आते हैं और कौन क्लास 2 लिवर्स में आते हैं। तो कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बता दिया, आस्क क्वेश्चन सेक्शन तो है ही, साथ में हमारे पास स्वयं भी है, तो अपने क्वेश्चंस पूछो, बिगनिंग ऑफ द सेशन में ही अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज द क्लास 3 लिवर। सो लिवर ऑफ क्लास 3, सो लिवर इन विच द एफर्ट इज इन बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड आर कॉल्ड द क्लास 2 लिवर्स। तो अब देखो हमने दो केसेस देख लिए, एक में फलक्रम बीच में है, एक में एफर्ट बीच में है, तो अब क्या बचा है, एक में लोड बीच में है, तो अब क्या बचा है, एफर्ट को ही बीच में रखना बचा है कि भाई अब बीच से एफर्ट लगाओ, यही बचा है। तो यहाँ पर फलक्रम एक एंड पर है, लोड दूसरे एंड पर है और एफर्ट जो है वो हम यहाँ सेंटर में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब एफर्ट आर्म छोटी ही रहेगी और लोड आर्म इसमें लंबी ही रहेगी। तो इसका मतलब जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है, इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ये हो गया, दिस इज अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो जब आप टोंग से कुछ भी चीज पकड़ते हो ना, ठीक है, जैसे आपने गरम गरम कोयला पकड़ा है तो फलक्रम यहां पर होता है, ठीक है, एफर्ट आप यहां लगाते हो और वो जो टोंग की जो ये आर्म्स होती है इसके बीच में आप लोड को रखते हो। सो एग्जाम्पल ऑफ क्लास 3 लिवर्स। द नेक्स्ट वन इज द 4 आर्म होल्डिंग द लोड। अब मान लो मैंने इस फोन को ऐसे पकड़ के रखा है, तो फलक्रम, ये क्लास 9 में पढ़ोगे बायो में, तो फलक्रम यहां पर है, ये आर्म आपकी एफर्ट लगा रही है, ठीक है, जोर आपका ना ऑलमोस्ट यहां पर लग रहा है, सॉरी यहां जोर लग रहा है, तो ये आपकी एफर्ट आर्म है और ये क्या है आपका, इस यहां पर इस पोजीशन पे आपका लोड है। तो फलक्रम, एफर्ट एंड लोड, ठीक है। तो क्या हुआ, एफर्ट बीच में आया ना, एग्जैक्टली तो कौन सा लिवर हुआ, कौन सा क्लास ऑफ लिवर हुआ, क्लास 3, ठीक है। द नेक्स्ट इज द फोरसेप। तो फोरसेप भी आपने देखी होगी, उससे भी आप ऐसे ही कुछ पकड़ते हो, तो यहां पर फलक्रम होता है, लोड आप एक एंड पे रखते हो और बीच में आप एफर्ट लगाते हो ताकि आप उसको उठा पाओ। देन कमिंग ऑन टू नाइफ। तो नाइफ भी आपकी एक मशीन है जो चीजों को काटने में हेल्प कर रही है। तो आपका फलक्रम यहां पर होता है, एफर्ट आप इस प्लास्टिक वाली जगह पे लगाते हो और लोड इसके ऑपोजिट एंड पे आप रखते हो और आप अपने वेजिटेबल्स को या फिर फ्रूट्स को काटते हो, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। अब जैसे कि ये शुगर टोंग है, तो शुगर टोंग आप गए होंगे कभी बाहर चाय पीने या कहीं आपने, किसी ने आपको हाई टी पे इनवाइट किया होगा जहां पर आपको शुगर भी खुद डालनी पड़ेगी, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एक टोंग सा होता है, तो उसमें फलक्रम इस एंड पे होता है और आप टोंग से एक एक क्यूब जो है शुगर का वो उठाते हो और दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं, कहां पर, बीच में एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द स्पेड। तो जब भी ऐसे सॉइल में डिगिंग करनी होती है, सबने की होगी, मजे में ही चाहे की होगी, कई लोग शौक से भी करते होंगे, तो फलक्रम यहां पर होता है, ठीक है, एफर्ट आप यहां लगाते हो और आपका लोड जो है वो ऑपोजिट एंड पे आता है फ्रॉम द फलक्रम, ठीक है। सो आई होप द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 3 लिवर्स आर क्लियर टू यू। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था ना, पक्का नहीं था, क्योंकि मुझे तो बहुत सिंपल लगा था। आपके पास कोई भी डाउट्स हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। So let us now differentiate between 3 classes of livers. First is in class 1, it has fulcrum between the effort and load. तो मतलब अगर मान लो ये रॉड है तो यहाँ पर फलक्रम है, से यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो और यहाँ पर हमारा लोड है, ठीक है। Then in class 2, it has load between
फल्क्रम एंड एफर्ट, तो ये आपकी रॉड है, आपका फल्क्रम जो है वो एक एंड पर है, इस एंड पर आप एफर्ट लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एफर्ट, सॉरी, इस एंड पर ये एफ है, दिस इज ई एंड लोड इज समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। और क्लास 3 में क्या होता है, फल्क्रम फिर से एक एंड पर है, एफर्ट आप यहां पर लगा रहे हो और लोड आपका यहां पर है, ठीक है। अब इसी से निकल कर आता है हमारा सेकंड एग्जांपल, इन केस ऑफ क्लास 1 लिवर्स, जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। लेकिन अगर हम क्लास 2 लिवर्स की बात करें तो हमारी एफर्ट आर्म हमेशा ही लॉन्गर होती है, क्योंकि यहाँ फल्क्रम है, ऑपोजिट एंड में एफर्ट है। अब लोड को आप बीच में कहीं पर भी रख लो, एफर्ट आर्म तो लंबी ही रहेगी लोड आर्म से, राइट। दूसरा, इस केस में अगर आप देखो तो हमारा जो एफर्ट है वो बीच में है और लोड एक एंड पे है, फल्क्रम दूसरे एंड पे है, तो मतलब लोड आर्म जो है इट इज ऑलवेज लॉन्गर, या फिर हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि एफर्ट आर्म इज ऑलवेज शॉर्टर देन द लोड आर्म। गुड। द नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन भी हो सकता है लोड से, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, या मोर देन 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो एफर्ट आर्म है वो लंबी है लोड आर्म से, या छोटी है, या उसके बराबर है, ठीक है। देन क्लास 2 लिवर्स में जो मैकेनिकल एडवांटेज है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि जो हमारी यहाँ पर फल्क्रम है, यहाँ पर एफर्ट है और यहाँ पर लोड है, तो एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोड आर्म एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज एफर्ट आर्म, इट इज द एफर्ट आर्म ओवर द लोड आर्म, ठीक है। तो अगर एफर्ट आर्म लंबी है और लोड आर्म छोटी है तो इट विल बी मोर देन 1। वहीं पर अगर हम क्लास 3 लिवर्स की बात करें तो एफर्ट आर्म हमेशा ही लोड आर्म से कम होती है, सो इन दिस केस द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ओके, द नेक्स्ट इज लोड एंड एफर्ट आर इन द सेम डायरेक्शन। So in case of class 1 livers, load and effort both are in the same direction. वहीं पर अगर हम क्लास 2 में देखें तो लोड एंड एफर्ट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड क्लास 3 में भी लोड और एफर्ट जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लास 1, 2 एंड 3 लिवर्स, ठीक है। सो आई होप दे आर क्लियर। कोई भी डाउट हो स्वयं में आस्क क्वेश्चन सेक्शन में कहीं पर भी आप पूछ सकते हो। So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. I hope you understood it. तो कोई भी डाउट हो ask question section and स्वयं में आप आके मुझसे डाउट पूछ सकते हो। So I will see you next time जहां पर हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। Till then you all take care and as you all know, learn हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है।